ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो देखा था, हमने लास्ट टाइम देखा था कि किस किस किस्म की सैम्पल स्पेसेस होती हैं मुख्तलिफ। तो एक सैम्पल स्पेस हमने देखी थी जो फाइनाइट सैम्पल स्पेस होती है, विच मीन्स कि जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं और फाइनाइट होते हैं और गिने जा सकते हैं। मसलन कॉइन टॉस की सैम्पल स्पेस हेड या टेल, ये दो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। डाई रोल करें, उसकी सैम्पल स्पेस जो है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वो 1 2 3 4 5 6 आ सकती है। ये बाउंडेड और एक फाइनाइट सेट है और इसमें आप काउंटिंग कर सकते हैं। इसी तरह हमने फिर कुछ सैम्पल स्पेसेस देखी थी जो इनफाइनाइट होती हैं। मसलन सारे इंटीजर्स, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जितने इंटीजर्स हैं सारे इसमें आते होंगे। फिर हमने पॉजिटिव इंटीजर्स देखे थे, इसमें 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने इंटीजर्स हैं वो सारे आते होंगे। तो ये इनफाइनाइट स्पेसेस हैं, लेकिन इनको काउंटेबली इनफाइनाइट कहते हैं क्योंकि इंटीजर्स को आप काउंट कर सकते हैं या इंटीजर्स पे काउंटिंग की जा सकती है। फिर हमने ऐसी इनफाइनाइट स्पेसेस देखी थी जो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट थी, कि फॉर एग्जांपल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। अब ये बाउंडेड है, यानी इसकी लोअर लिमिट 0 है, इसकी अपर लिमिट 1 है, लेकिन इसके बीच में कितने नंबर्स हैं वो इन्फिनिट नंबर्स हैं। 0 से 1 के बीच में इन्फिनिट रियल नंबर्स हैं। तो हमने ये कहा था लास्ट टाइम, और यहाँ पे मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज आई मेड अ मिस्टेक लास्ट टाइम। मैंने एक बात गलत कही थी। मैंने कहा था कि फाइनाइट स्पेसेस में और काउंटेबली इनफाइनाइट स्पेसेस में आप किसी सेट का जो साइज है वो काउंटिंग से डिफाइन कर सकते हैं। ये बात गलत थी। फाइनाइट स्पेसेस में काउंटिंग करके आप सेट का साइज डिटरमिन कर सकते हैं, दैट इज करेक्ट। लेकिन इनफाइनाइट स्पेसेस में, काउंटेबल इनफाइनाइट स्पेसेस में काउंटिंग करके सेट का साइज डिटरमिन नहीं किया जा सकता। ये बात गलत थी, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। काउंटेबली इनफाइनाइट स्पेसेस में सेट का साइज डिटरमिन करने के लिए मैं लिख देता हूँ सेट साइज कैन be defined via sums। अगर आज के लेक्चर में टाइम मिला तो हम एक एग्जांपल देख लेंगे जिसमें हम काउंटेबली इनफाइनाइट स्पेसेस में सम्स को यूज करके साइज को डिफाइन करेंगे। और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट स्पेसेस यानी रियल नंबर्स फॉर एग्जांपल, इस तरह की स्पेसेस में हमने देखा था कि इस तरह की स्पेसेस में सेट साइज जो है वो मेजरमेंट से डिफाइन होता है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। और इसकी डिटेल्स अगले लेक्चर्स में आएंगी, प्रॉब्ली आज के लेक्चर में शायद आ जाएं। लेकिन रिगार्डलेस कि आपकी कोई भी सैम्पल स्पेस थी, 3 सैम्पल स्पेसेस देख ली हैं, जौन सी भी थी, ये रूल फिर भी अप्लाई करता है कि किसी भी इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो साइज ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइज ऑफ सैंपल स्पेस से डिफाइन होगी। और वो साइज की जो डेफिनेशन है वो, अब आप अगर काउंटेबल, अगर आप फाइनाइट सैंपल स्पेस से आ रहे हैं तो काउंटिंग से साइज आ सकता है, वरना सम से साइज आ सकता है, वरना लेंथ से आ सकता है, वरना एरिया से, वरना वॉल्यूम से। हर सैंपल स्पेस में अपना तरीका आप डिफाइन कर सकते हैं कि साइज को किस तरह डिफाइन करना है। ओके, तो ये तो था पिछला लेक्चर। लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। ओके, सो आज हमने सर वो करेक्शन दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। देखिए ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे मूव करना चाह रहा हूँ, इजाज़त है सर? ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर की अगर आप डिटेल्स देखें तो लास्ट लेक्चर में हमने ये कहा था कि
फाइनाइट जो स्पेसेस होती हैं और उनमें से भी जो सिंपल सैम्पल स्पेसेस होती हैं जिनमें हर एलिमेंट इक्वली लाइकली है। फॉर एग्जांपल अगर कॉइन आपका फेयर है तो हेड का वही चांस है जो टेल का चांस है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो ऐसी स्पेसेस को आप सिंपल सैम्पल स्पेस कहते हैं जिसमें हर आउटपुट इक्वली लाइकली है और उनमें काउंटिंग की जा सकती है और फाइनाइट होती हैं। तो ऐसी स्पेसेस में आप काउंटिंग करके साइज डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन काउंटिंग कैन बी डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 कॉइन टॉस करता हूं तो उसकी सैंपल स्पेस में 16 एलिमेंट्स थे। अगर मैं 5 कॉइन टॉस करता तो उसकी सैंपल स्पेस में 32 एलिमेंट्स होते, और ये इस तरह डबल 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 बहुत ज़्यादा होते जाते हैं। तो इस तरह काउंटिंग के तरीके से कर लेना बिकम्स डिफ़िकल्ट, और डिफ़िकल्ट भी होता है, इट बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग एज वेल। और चूंकि आप हर एलिमेंट को देख रहे हैं, कोई एक एलिमेंट मिक्सअप हो गया, कोई एक स्किप हो गया, कोई एक 2 दफ़ा काउंट हो गया, तो इसका मतलब है कि ये काउंटिंग के तरीके से करना, बारी बारी हर चीज़ को देखना, इसमें एरर भी आ सकते हैं, राइट। सो काउंटिंग कैन बी डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग एंड एरर प्रोन। तो इसलिए हम आज का लेक्चर इस चीज़ पे है कि there are some tricks, and shortcuts to counting। और आज के लेक्चर में हम कुछ ट्रिक्स और शॉर्टकट्स देखेंगे जिससे हम हर एलिमेंट को इनुमरेट किए बगैर वैसे ही काउंट कर लें कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, हर एलिमेंट को देखे बगैर। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं इनफैक्ट हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि एक फेयर डाई है मेरे पास और उसको मैं रोल करता हूं 3 दफा, ठीक। सवाल मैं ये पूछता हूं, व्हाट इज द probability that all faces will be different? ये है मेरा सवाल। फेयर डाई था, यानी उस पे 6 चेहरे थे, 1 2 3 4 5 6, और मैंने वो सेम फेयर डाई 3 दफा रोल किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि तीनों दफा जो आंसर आया है वो डिफरेंट आंसर आया, सही। इसमें जब भी कोई प्रोबेबिलिटी के सवाल है ना, तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। आपको पूछना चाहिए व्हाट इज द सैंपल स्पेस। तो इस एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस क्या होगी? किस तरह के एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस में? अगर मैं लिखना चाहूं वो सेट, तो सैंपल स्पेस में कोई पहला आउटकम क्या आ सकती है? 1 2 3 1
पहले यानी पहले डाई पे 1 आ गया, दूसरे डाई पे 2 आ गया, या दूसरी रोल पे 2 आ गया, और तीसरे रोल पे 3 आ गया। ये एक आउटकम है, ये एक आउटपुट एलिमेंट है इस सैंपल स्पेस का। और भी कोई हो सकते हैं? Yes, sir. 2, 4, 6. 2 4 6 कर लेते हैं। 2 पहली दफा 2 आया, अगली दफा 4 आया, अगली दफा 6 आया। ओके फाइन, चलें अब सारे नहीं लिखते, ज्यादा हो जाएंगे। पॉइंट इज कि ये इस तरह के, इनको कह लें कि जो एलिमेंट्स हैं आपके, वो इस तरह के ट्रिपल्स होंगे, यानी 3 एलिमेंट्स के सेट होंगे। ये एक ट्रिपल है, ये कोई और ट्रिपल है, 3 एलिमेंट्स का सेट है। ओके, और इस तरह के कई होंगे। कितने होंगे देखते हैं अभी, पर सैंपल स्पेस इस किस्म की होगी। ओके, अगला सवाल। अगला सवाल है, और ये आपको हमेशा पूछना चाहिए प्रोबेबिलिटी के सवाल में, इज द सैंपल स्पेस सिंपल। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल सैंपल स्पेस देखी थी, जिसमें हर आउटकम इक्वली लाइकली हो। इसका क्या जवाब है? सर नहीं होगी। वजह? जैसे यहाँ पे 1 2 3 आया, यहाँ पे 1 2 4 भी तो आ सकता है, 1 2 के साथ और भी तो कोई आ सकते हैं। और उसका चांस फर्क होगा कि सेम होगा जितना 1 2 3 का चांस है? सर सेम होगा सर ये फेल्ड डाइस है तो इसमें ये सिंपल सैंपल स्पेस ही है। हाँ, क्योंकि इसमें हर चीज का चांस सेम है। जी बिल्कुल, क्योंकि फेयर डाई था, तो 1 2 3 आने का वही चांस है जो 5 3 6 का चांस है, जो 4 4 3 का चांस है, जो 1 1 1 का चांस है, और जो 6 6 6 का चांस है। सबके चांस बराबर है, क्योंकि डाई फेयर है। एक रोल पे कुछ भी आ सकता था, बराबर चांसेस थे। ओके, सो इसका जवाब हो गया यस, द सैंपल स्पेस इज सिंपल because the die is fair. और एंड इट्स द सेम die, तीनों दफा वही die था, फेयर die. ओके ओके, ये हमने 2 सवाल पूछ लिए। अब आते हैं साइज ऑफ एस पे। साइज ऑफ एस क्या होगा? साइज ऑफ एस के लिए हम, जो मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूं वो ये है, पहला जो डाई रोल किया है उसमें क्या आउटपुट्स आ सकती थी व्हेन आई रोल्ड द डाई फॉर द फर्स्ट टाइम? बताइए। 6 आउटपुट आ सकती थी, 1 2 3 6 टाइप्स। ओके, 1 आ सकता था, 2 आ सकता था, 3 4 5 and 6। ओके, फाइन। ये मैं इस तरह से कह रहा हूं कि ये फर्स्ट रोल के बाद जो मेरी आउटपुट्स थी वो ये हो सकती थी, आफ्टर द फर्स्ट रोल। अच्छा, लेट्स अस्यूम के फर्स्ट रोल पे 1 आ गया है, लेट्स अस्यूम के 1 आ गया। मुझे बताइए अब सेकंड रोल पे क्या आ सकता है? सर सेम यही 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ओके, और लेट्स अस्यूम के 2 आ गया था पहले रोल पे, तो सेकंड रोल पे क्या आ सकता है? सर सबके साथ भी 6 6 आएंगे इस तरह तो। सबके साथ 6 6 आएंगी। ये जुमला बहुत क्रूशियल था जो आपने बोला है, सब ऑप्शंस के साथ 6 6 ऑप्शंस आएंगे। ओके,
इधर भी ऐसी होंगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ग्रेट। इसका मतलब है कि अगर मैं 2 रोल्स पे एंड कर देता, 2 रोल्स पे अगर एंड कर देता मैं, तो मुझे बताएं टोटल मेरे पास कितने पेयर्स आ गए होते। यानी अगर मैं एक रोल पे एक्सपेरिमेंट खत्म कर देता, एक रोल पे, तो पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास 6 थी, है ना। अगर मैं 2 रोल्स पे खत्म कर दूं तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 42 42 42 42 कैसे? 36 हर 6 के लिए 6 और थी। पहले पे 1 आ गया, अगले पे 6 आउटकम्स और आ सकती थी। पहले पे 2 आ गया, अगले पे 6 और आ सकती थी। तो इस तरह की 6 थी, तो 6 into 6, यस। 36। यानी अगर मैं जितनी मैं सेकंड स्टेज पे जितनी मैं लाइंस ड्रॉ की हैं ना, ये सेकंड स्टेज पे जो लाइंस ड्रॉ की हैं, ये लाइंस ही काउंट कर लेंगे, 36 लाइंस बनेंगी। और ये कैसे आती हैं? 6 into 6, क्योंकि यहां की हर लाइन के लिए आगे 6 लाइंस हैं, यहां की हर ऑप्शन के लिए आगे 6 ऑप्शंस हैं। देयर आर 6 ऑप्शंस हियर, 6 ऑप्शंस पर ऑप्शन ओवर हियर, तो 6 into 6 36। मुझे बताएं अगर मैं ये कंटिन्यू करता रहूं एक्सपेरिमेंट, लेट्स अस्यूम कि पहले रोल पे 1, दूसरे पे 1, तीसरे पे अब क्या हो सकता था? 6 ऑप्शन। 36 multiplied 36 लेट्स सी, यहां पे 6 ऑप्शंस है, राइट। फर्स्ट रोल पे 1, सेकंड रोल पे 1, थर्ड रोल पे अब मेरे पास ऑप्शंस कितनी है? एनीवन? 36 की पावर 6 मैं सिर्फ थर्ड रोल पे ऑप्शंस मांग रहा हूं कि मैं अस्यूम कर रहा हूं कि 1 आ चुका है और 36 फिर by 1 आ 36 चुका है, और यहां पे कितनी ऑप्शंस है मेरे पास अब? 1296 36 by 36 सर। सर 6 होंगे। द आंसर इज 6। अब काइंडली आप मेरा क्वेश्चन आंसर करें जो मैं पूछ रहा हूं। आपके जहन में भी कुछ चीजें चल रही हैं, आई रियलाइज, लेकिन माई क्वेश्चन वॉज कि अगर पहले पे 1 आ गया है, लेट्स अस्यूम, और दूसरे रोल पे भी 1 आ गया है, और अब तीसरे रोल पे कितनी ऑप्शंस है मेरे पास? तीसरे रोल पे 6 ऑप्शन, 6 options। राइट, विच मीन्स कि फॉर वन ऑफ दीज ऑप्शंस, ये 1 1, आगे मेरे पास 6 ऑप्शंस है। यानी फॉर ईच ऑफ दीज ऑप्शंस जो सेकंड स्टेज पे थी, मेरे पास आगे 6 ऑप्शंस हैं। यानी अगर मैं तीसरे स्टेज पे एंड करता हूं तो मेरे पास टोटल ऑप्शंस कितनी हो गई? एनीवन? 6 multiply 6 multiply 6 3 दफा 6 multiplied by 6 multiplied by 6। ठीक है, ये जो हमने अभी सीखी है बात, इसे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, बल्कि मैं यहीं लिख देता हूं कि ये जिस तरह से हमने किया है, इसको एक नाम दिया हुआ है। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। आज का पूरा लेक्चर इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सर ये शुरू से अगर थोड़ा सा रिपीट कर दें तो मैं जरा वो लाइट की वजह से अभी काफी Disconnect हो एग्जांपल्स गया। आएंगी, काफी एग्जांपल्स। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। आपका नाम क्या है जिन्होंने सवाल पूछा है? सर ताहिर, रोल नंबर 18। ताहिर, अगर आपके पास क्या कहते हैं, ताहिर अगर आपके पास 2 शर्ट्स हैं और 3 जीन्स हैं, ठीक है, मेरे साथ हैं ताहिर? जी सर। अगर आपके पास 2 शर्ट्स और 3 जीन्स हैं, और जी सर। आपने रोज
नया कॉम्बिनेशन पहनना है, रोज नया कॉम्बिनेशन, नए, किसी को ये ना लगे कि ये तो कल वाले कपड़े पहने हैं या किसी और दिन वाले पहने, रोज नया कॉम्बिनेशन पहनना है। मुझे बताएं कितने दिन तक आप नए कपड़े पहन सकेंगे? सर 6 से 7 दिन। 6 से 7 दिन नहीं, एग्जैक्ट आंसर दें। इसको ऐसे कर लेते हैं, लेट्स से आपने शर्ट पहले चूज करनी है। जी सर। शर्ट चूज करने के कितने तरीके हैं आपके पास? सर 2 शर्ट है तो जाहिर सी बात है, एक शर्ट को मैं 3 पैंट्स के साथ, फिर एक शर्ट को 3 पैंट्स के साथ। नहीं ताहिर, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं सिर्फ वो आंसर करें। शर्ट चूज करने के कितने तरीके हैं आपके पास? जीन्स सर नहीं। 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शंस, ग्रेट। या आप पहली शर्ट चूज कर लेंगे या दूसरी कर लेंगे, ग्रेट। अच्छा, अब अगर आपने पहली शर्ट चूज कर ली है तो जीन्स चूज करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। ग्रेट ग्रेट। और अगर दूसरी शर्ट चूज कर ली है तब भी 3 ही है। तब भी 3 तरीके हैं। मुझे बताएं ये कितने तरीके बने टोटल? टोटल कितनी ब्रांचेस? ये एक कॉम्बिनेशन बन गई ना, शर्ट 1 जीन 1, जी सर। जीन्स 1, शर्ट 1 सेकंड पेयर ऑफ जीन्स, शर्ट 1 थर्ड पेयर ऑफ जीन्स, शर्ट 2 फर्स्ट पेयर ऑफ जीन्स, शर्ट 2 सेकंड पेयर ऑफ जीन्स, शर्ट 2 थर्ड पेयर ऑफ जीन्स। कितने तरीके बने कपड़े पहनने के? 6 तरीके बन गए सर। 6 तरीके बन गए, ग्रेट। और ये 6 कैसे आया है? यहां पर कितने तरीके थे? 2। और यस सर। यहां पर कितने तरीके थे? 3। 3 तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये जो अभी छोटी सी एग्जांपल की है, ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है। और इस मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को मैं स्टेट कर देता हूं, ठीक है, कि व्हेन a task or anything, when a task is completed in stages, पहला स्टेज था कि शर्ट चूज करनी है, दूसरा स्टेज था कि अब जीन्स चूज करनी है, इन स्टेजेस and let's say 2 stages. Let's say 2 stages. Okay. And the first stage can be completed in m ways, and the second stage can be completed in n ways, then the whole task can be completed in, क्या आंसर आएगा? m into n ways. 2n। In m into n ways. n times n। बिल्कुल, ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है कि जब भी स्टेजेस में काम हो रहा है, हर स्टेज पे आपके पास ऑप्शंस हैं कि इस स्टेज को आप m मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं और अगला स्टेज आप n मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। सो फॉर ईच ऑफ दोज m ऑप्शंस आपके पास n और ऑप्शंस हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल तरीके निकालने के, ठीक है। यही काम हमने ये शर्ट्स और जीन्स वाली एग्जांपल में किया, यही
यही प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया जब हम सैम्पल स्पेस का साइज निकाल रहे थे 3 डाई रोल्स के लिए। पहला डाई रोल 6 तरीकों से हो सकता था, अगला डाई रोल 6 तरीकों से हो सकता था, और तीसरा डाई रोल फिर से 6 तरीकों से हो सकता था। तो 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट लिखी है ये सिर्फ 2 स्टेजेस के लिए लिखती है, लेकिन ये जनरल है। अगर जितने भी स्टेजेस थे 3, 4, 5, 6, जितने भी हर स्टेज के तरीके थे उनको मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल तरीके आपको मिल जाते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, अब क्लियर है। ओके। और रियली जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं ना एंड पे टोटल तरीके, वो ये है कि ये एंड पे कितने अगर आप इसको ट्री के तौर पे देख लें कि ये ट्री है, इसमें पहले 2 ब्रांचेस निकली, फिर हर ब्रांच से 3 ब्रांचेस और निकली, और फिर पत्ते निकल आए जहां खत्म हो गया ट्री। तो वो जो पत्ते हैं ना, हम पत्ते गिन रहे हैं लीव्स कि एंड पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और इधर अगर लीव्स गिनना शुरू करते डाई रोल्स वाली एग्जांपल में, तो हम ये लीव्स गिन रहे हैं जहां पे आपने खत्म कर दिया था कि 3 रोल्स हैं। तो इस तरह के जो लीव्स हैं वो 6 इंटू 6 इंटू 6 पत्ते, तो ये लीव्स गिन रहे हैं। ओके, ओके, तो एक तो ये काउंटिंग का तरीका हो गया, विच मीन्स कि हमारी ये जो सैंपल स्पेस थी साइज ऑफ एस, हम वापस अपने सवाल पे आते हैं ना कि हमने एक फेयर डाई को 3 दफ़ा रोल किया था और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि फेसेस क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों फेस डिफरेंट होंगे। तो अभी इवेंट पे तो हम नहीं आए, अभी तो हम सैंपल स्पेस का साइज देख रहे थे, और हमने ये देखा कि हमारी जो सैंपल स्पेस है उसका जो साइज है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो आया है 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 क्यूब 216 मेरे ख्याल में इसका आंसर आता है। ओके, ग्रेट। और ये हम काउंटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पहले आंसर कर चुके हैं कि ये सैंपल स्पेस सिंपल है क्योंकि डाई फेयर है। अब आखिरी चीज पे आ जाते हैं, सेकंड लास्ट चीज, कि आपका इवेंट ए, इसका साइज क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे? इसको ऐसे देख लें कि इवेंट ए है क्या, ऑल फेसेस विल बी डिफरेंट। अगर कोई भी फेस रिपीट हो गया तो ये मेरे इवेंट ए में तो नहीं आ सकता। तो इवेंट ए को करने के, अगर मैं इवेंट ए जबरदस्ती खुद बनाना होता, ठीक है, if I had to force event A, तो मैं कितने तरीकों से कर सकता था ये टास्क। यानी मुझे अगर आप टास्क देते कि इवेंट ए वाले आउटकम्स लेके आओ, ठीक है, तो मैं कितने तरीकों से ये कर सकता था? Then in how many ways? 120। ठीक है, देखते हैं। Then in how many ways could I have completed this task? यानी मुझे आपने टास्क दिया कि आप इवेंट ए लेके आए। अच्छा, ये अभी आंसर दिया था किसी ने 120, किसने आंसर दिया था? यस सर, नाम 120। नाम क्या आपका? हारून ज़िया। हारून 120। अब आपने किस तरह से हमें रीजनिंग बताएं क्या है? सर वो एक काम करते जाएं, 6 × 5 × 4। क्यों? क्योंकि वो 1 1 सेम हो जाएगा। और हमने सेम ही लेना। सो आप कहीं ये कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा करते हैं कि जो पहला रोल है उसमें तो 6 आउटकम्स ले आते हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी ये जो पहली स्पेस थी
इवेंट ए में जो पहला नंबर आना है वो इन 6 में से कोई भी ले आते हैं, सबको इजाजत है। और जो यस सर। अगला रोल लाना है, अगला रोल, उसमें अब 6 नंबर नहीं आ सकते। नो सर, वो 1 नहीं होना चाहिए अब। यानी अगर इधर, यानी अगर यहां पे 6 तरीकों से किया जा सकता था, तो फिर यहां पर आपके पास सिर्फ 5 ऑप्शंस हो सकती हैं, क्योंकि यहां पे जो भी रख दिया है ना नंबर इन 6 में से, वो अब यहां नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब आपके पास 5, क्योंकि अगर वो आ गया तो ये तो रेपिटेशन हो गई, तो डिफरेंट फेसेस वाला इवेंट नहीं होगा ये। और इसी तरह जो भी पहले 2 नंबर अगर कोई सिलेक्ट कर भी लिए हैं आपने, तो वो 2 तीसरी बारी नहीं आ सकते। तो यहां पे 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है, और सो देयरफॉर ए का जो साइज है वो होगा 6 × 5 × 4, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, 120। इस पे कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। और एक काम करते हैं, 3 स्टेजेस की बजाय 2 स्टेजेस वाला केस देख लेते हैं। ठीक है, बल्कि हमने यहां देखा हुआ है, अगर मैं 2 रोल्स पे एंड कर देता, 1 दफा रोल किया, 2 दफा रोल किया, और बट डिफरेंट फेसेस मुझे चाहिए, मुझे बताएं ये वाली ब्रांच आती 1 और 1 वाली? डिफरेंट फेसेस चाहिए। नो सर। ये ब्रांच मैं काउंट ना करता ए में, ये बाकी ये वाली सारी कर लेता 2, 3, 4, 5, 6। अगर Yes, sir. पहले पे 1 आ गया, डिफरेंट है। पहले पे 1 आ गया, सेट ए को बनाने वाले एग्जांपल्स में, आउटकम्स में 1, 1 तो ना आ सकता, पर 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 ये आ सकते थे। तो 5 आ सकती थी, ये नहीं आ सकता था, राइट? यस सर। लेकिन अगर यहां पे 2 आया था पहले रोल पे, तो फिर यहां पे कौन सी ब्रांच नहीं आ सकती थी? 2 वाली। और बाकी कितनी आ सकती थी? 5। और अगर यहां पे 3 आया था, तो यहां पे कितनी ब्रांचेस आ सकती थी, कितनी नहीं आ सकती थी? 5 आ सकती थी, 3 वाली नहीं थी। 3 वाली नहीं आएगी। अगर यहाँ पे 4 आया होता, 5 आ सकती थी ब्रांचेस, 4 वाली नहीं आएगी। अगर यहाँ पे 5 आया होता, 5 आ सकती थी ब्रांचेस, 5 वाली नहीं आएगी। अगर यहाँ पे 6 आया होता, 5 ब्रांचेस आ सकती थी, 6 वाली नहीं आएगी। इसका मतलब है कि हर बारी मेरे पास यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं। और इधर कितनी ऑप्शंस थी शुरू में? 6 6 ऑप्शंस पहले थी। फॉर ईच ऑफ दोज 6 ऑप्शंस नाउ आई हैव 5 ऑप्शंस, 6 × 5 टोटल ऑप्शंस। सिमिलरली अब अगर आप तीसरे स्टेज पे चले जाएं, तो यहां पे अब आपके पास 4 ऑप्शंस रह जाती हैं, क्योंकि पहले 2 रोल्स पे जो नंबर आ गए हैं ना, वो इस तीसरे पे अगर आ गया तो मेरा इवेंट ए वाला आउटकम नहीं बनेगी। तो यहां पे 4 ऑप्शंस हैं। सो फॉर ईच ऑफ द 36 6 × 5, इधर जो 30 ऑप्शंस मेरे पास सेकंड स्टेज पे थी टोटल, फॉर ईच ऑफ दोज 30 ऑप्शंस मेरे पास अब 4 और ऑप्शंस हैं। इसलिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के मुताबिक जो ए का साइज है वो 6 × 5 × 4 है, जो कि 120 बनता है। और फिर फाइनल स्टेप के प्रोबेबिलिटी ऑफ योर इवेंट के ऑल फेसेस आर डिफरेंट इक्वल्स साइज ऑफ ए, या काउंट इस केस में ऑफ ए ओवर काउंट ऑफ एस, विच इज इक्वल्स टू 120 over 216, राइट? जो भी आता है, ठीक है। नॉर्मली मैं एग्जाम में अगर आप इतना भी आंसर मुझे दे देंगे, दिस इज इनफ फॉर मी, उसका फाइनल आंसर से मुझे इतनी गर्ज नहीं है। बहरहाल वो आंसर शायद 0.555 इस तरह कुछ आता है।
ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? आगे चलते हैं सर जी। पूरी ऊपर कीजिएगा, मैं नेट इशू की वजह से मेरा देख सका। ठीक है। Sir, I'm an advanced student. I have problem in Urdu. Would you just talk in English, sir? Okay, sorry, what's your name? Abdul Haq. I came new. You just joined the class? Yes, I have joined now today. Okay, great. So I'm really sorry. I didn't know. So, okay, from now onwards, I'll try to communicate only in English. Is English fine, or do you want some other language? English, fine, sir. Thank God. Thanks. Because I didn't know any other language. English. Okay. Just take. Great. Okay. So what was your name again? Abdul Haq. Sirat. Abdul Haq. Abdul Haq, send me an email as well, so that we can do something about the lectures that you've missed. So I have recorded those lectures, but all of them are in तो थोड़ा ऊपर कीजिएगा। they're in a mix of English and Urdu. So if you don't understand the previous lectures, send me an email so we can do something about the previous lectures. Okay. Okay, sir. Your email address is here. I can see it. Yeah. Okay. All right. Okay. So, thanks. And as well as can I ask about this year of the class that admin the WhatsApp groups? Yeah. Can the CR assist Abdul Haq? Please, who is the chair of the class? Yes, sir. I will send the link in chat box. Okay. You can join from there. Okay. Yeah, so I would request the CR and other students as well to please assist Abdul Haq, so that the time that he's missed, the 4 lectures that he's missed, so you can, if you understand those lectures, kindly assist him so that the rest of the course is smooth for him. Let me ask the reverse question now. If the course is conducted in English, will it be a problem for anyone? No, sir. Okay. So we'll try to communicate in English, and if in the future I forget, kindly remind me to switch to English every time. All right? Okay, sir. Because I've been and this goes for everyone, because I've been teaching in this mixture of languages for the last 6-7 years, and so I will forget. So please remind me. Okay. Let's continue. So let me ask another question. There are n people in a room. There are n people in a room. You have to select 3 you have to select 3 people. One of them, the 3 people that you've selected, one of them will be the president. One of them will be the secretary, and one of them will be the treasurer. Okay, so there are n people. You have to select 3 people from those n, and
the three people that you select, one of them will be the president, one will be the secretary, and one will be the treasurer. The question is, how many ways? How many ways can you make such a selection? So, how do we answer this question? What do we do? We must find S. What we need to understand here is that in this selection, order matters. For example, the president has more powers, right? The secretary might have the secretary might be the second most powerful person, and the treasurer might be the third most powerful person. So it matters if I choose you and make you the president, or I make you the secretary. It matters to you because everyone would like to be the president if the president has more powers, right? So if we complete this task in stages, first we'll pick the president. In how many ways can I pick the president out of n people? Sir, 2 raised to power n. N ways. So one answer is n ways, the other answer is 2 raised to power n ways. I will go with n ways. The first person could have been the president, or the second person could have been the president, or the third person could have been the president, or the fourth person. I could have picked any of these guys. In order to pick the president, I had n choices, right? And now when the president is picked, let's say I pick the first person as president. Now I want to pick the secretary. How many options do I have? N minus 1. Yeah, because if I pick the first person as president, I could pick the second person as the secretary, but not the first anymore because the first is gone. So I could pick 2, 3, all the way up to n. That's n minus 1 options. If I had picked the second person as president, then again I would have had n minus 1 options. So for each of these n options, I would have had n minus 1 options for the secretary. Right? So by the multiplication principle, the number of ways I could make this selection is, the president could have been chosen in n ways. The secretary could have been chosen in n minus 1 ways because one person was already picked. I only had n minus 1 more people to select the secretary from. And then 2 people are gone and I have only n minus 2 people remaining to make a selection for the treasurer. So this work is done in stages. And so the answer is n in n into n minus 1 into n minus 2. That's the answer. Any confusion here?
ओके सर. All right. Now, let me introduce. So, in the last example, I introduced to you the multiplication principle. With this question, what I want to introduce to you is the concept of permutation. Permutation is an ordered arrangement. The key word being ordered arrangement of distinct objects. There are two keywords here. The persons in this question, how many people were in the room? How many people were in the room in this question? N people, sir. N people. Were they different people? Yes, sir. Yeah, they were different. Yeah. They were distinct objects. They were distinct people. Each one of them was different, right? And I wanted an ordered arrangement for them, which means that this is what you call a permutation, an ordered arrangement of distinct objects. So for example, let's say I have three objects. And let's call the objects A, B, and C. Okay. In how many ways can you arrange A, B, C? A can come in the beginning, then you can have B, then you can have C. That's one arrangement. And in this arrangement, A comes first, B comes second. You could have some other ordering. Let's say A, C, B. In this ordering, A comes first, but C comes second, and B comes third. Or you could have B, A, C. Or you could have B, C, A. Or you could have C, A, B, C, B, A. These are 6 different orderings, which means these are 6 permutations. Each ordering is called a different permutation. 6 permutations of 3 objects, A, B, and C. Is this clear? Is this clear? Yes, sir. Okay. Let me also introduce another concept here. Let's pick the first ordering. The first ordering or the first permutation consists of A, B, and C. The second ordering consists of A, B, and C. Third ordering consists of A, B, and C. A, B, and C. All 6 permutations consist of the same 3 objects, right? Which means that all 6 permutations correspond to the same, and let me introduce a new term, combination. Right? When I use the term combination, it means I don't care about order. Order does not matter. Okay? Key difference between permutation. In permutations, order matters. In combination, order does not matter. So for one combination of 3 objects, you can have 6 different permutations, but all 6 of them
As far as a combination is concerned, it's just one combination. Is that clear? Yes, sir. Sir, can you repeat? Okay. I have just introduced two new terms. One term is permutation. That's an ordered arrangement of distinct objects. If A comes first and B comes second, this is a different ordering compared to B coming first and A coming second. Right? When order matters in the arrangement, you call it a permutation. But when order does not matter, then you say, oh, it's some combination. It's a combination of three distinct objects. You'll call all of them you'll count all of them as one because it's the same three objects. Changing of order does not matter when counting combinations. It's one combination. In a combination, order does not matter. I'm just defining one term as permutation and the other term as combination. Okay? We will revisit combinations later. Let's return to the question. Here we had n options to complete the first stage, picking the president. We had n-1 options to complete the second stage, picking the secretary. And we had n-2 options to pick the third stage, which was selecting the treasurer. And so by the multiplication principle, you had n into n-1 into n-2 overall options of completing the task. Excuse me, sir. One second. What I want to state here is that what you call permutation, or what I have been calling permutation, is just the multiplication principle. We have just given the multiplication principle another name. We have done nothing new. Permutation is just the multiplication principle. You had a question? Sir, I just wanted to ask that can we say permutation is basically multiplication principle? So you had already said. Exactly. And so for permutation, usually you have different notation. Sometimes people write it like this. The permutations of three objects chosen from n objects, or you could sometimes write it like this: the permutations of three objects chosen from n objects. But the answer is always the same. The answer is this: n into n-1 into n-2. But if you allow me, this can also be written like this: n into n-1 into n-2 into n-3 all the way up to 1. Right? The numbers are reducing, right? And so they will end up at 1. And then I divide by the same factor that I multiplied with, n-3, n-4 all the way up to 1. Right? So of course the blue terms cancel out, right? So I haven't changed the answer. I multiplied by something and then I divided by the same thing. So the answer remains the same. But now I can say the numerator
isn't the numerator n factorial? Yes, sir. When you Yes, sir. It's a factorial. it's the factorial of n. Great. Yes, sir. And what is the denominator? N minus 3 factorial. It's the factorial of n minus 3. So very often, you will see the formulae for permutations in this form, n factorial over n minus 3 factorial. But I have just shown you that this formula is nothing but the multiplication rule. This is it just hides, this formula hides the real method behind this counting. The counting principle being used was just the multiplication principle. This is just a fancy way of writing it. Okay? And let me generalize then. In general, if you want to pick k objects from n distinct objects, and you want to pick them so that the order of their arrangement matters, then you can do this. Then you can find the number of ways via n factorial over n minus k factorial. Okay? Yes, sir. All right. Yes, sir. So let me ask you a small question that we've already covered. In how many ways can you pick A, B, C from A, B, C? When their order of arrangements when their order of arrangement matters, which means if you arrange them differently, I will count it as a different arrangement. In this question, what is n? How many elements do I have to choose from? 3. 3, ABC. And what is k? How many elements do I need to pick? 1, 3. 3. I have to pick all 3 according to the formula. 3 comma 3 equals 3 factorial over 2 factorial. 3 factorial over 3 minus n minus k is 3. Which is 3 factorial over 0 factorial. And how is 0 factorial defined? Can anyone tell? 1. 0 factorial is defined to be 1. Okay. So the answer is 3 into 2 into 1 over 1, which is equal to 6, which is the same answer as the arrangements that you had over here. Isn't it? Didn't you have 6 arrangements? Yes, sir. Yes, sir. So that's what permutations are referring to. And how did you get this 6? Let's look at another way of how we got these 6 arrangements. We have 3 elements. In how many ways can I have the first element? I could have A or B or C. So 3 ways. Right? In how many ways could I have chosen the second element? Given that I've already selected 1 over here,
I had two ways of selecting the second element. And then only one element would have remained. I would have just had one option to select it. So the multiplication principle says there should have been 6 ways. So look, we've answered this question in 3 different ways. We enumerated everything. We enumerated everything and saw that, oh, you could do this in 6 ways. Then we used the multiplication principle here. The first element can be picked from A, B, and C. Once you've picked one of them, only 2 remain. So the second element can be picked from those 2. Once you've done that, only 1 remains. So the last element is just that element. So the total number of ways by the multiplication principle is 3 into 2 into 1. This was the second way, multiplication principle. And we have seen, so first way was enumeration, the second way was multiplication principle. And we have seen that the multiplication principle is the permutation rule. And so finally we did it through permutations. We had to pick 3 objects from 3 objects. The number of permutations according to the formula is n factorial over n minus k factorial, and that too came out to be 6. Okay. Any confusions here? सर थोड़ा बैक कीजिएगा. How much? How much? सर लिखा है ना P N और 3 ये वाला यहीं पे. यहाँ थोड़ा जाइएगा, मेरा नेट इश्यू हुआ है ना, मैं नहीं कर पाया. Can you be more specific with your question? I don't understand what to answer. So यही है, P N3 is equal to P of N3 is equal to N minus 1. This is just notation. Usually in books you will find that the formula for permutation or the notation for permutation will be like this. You'll have P superscript N subscript 3, or it will be shown as P of N comma 3, where N is the number of objects, 3 is the number of objects that you want to select, and P says that you want ordered arrangements, the number of ordered arrangements of those 3 objects. And the answer will be according to the multiplication rule. The first object can be chosen from n options. The second can be chosen from n minus 1 options because 1 is already gone. The third can be chosen from n minus 2 options because 2 are already gone, and so on. So this is the multiplication principle. And then we saw that this expression can be written like this as well, where the terms in blue are the same in the numerator and the denominator, so they cancel out. So I haven't changed the answer really. But if I write it like this, then I have this very concise short form which says, and you see this formula in books usually, which just says that the number of ordered arrangements of n objects, of 3 objects chosen from n objects, is just n factorial over n minus 3 factorial. But really, okay, sir. But really, what is hiding behind this formula is the multiplication principle, and there it is. Okay? Yes, sir. Great. So let me explain. Let me show the multiplication principle here as well. This is actually n into n minus 1 into n minus 2 into dot 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 n minus, this will be k minus 1, right? Because in the first k minus 1 stages you will have already picked k minus 1 objects, and these are the remaining objects, n minus k minus 1 objects. Okay, let's do another question.
are if there are 3 people in a room, what is the probability that no 2 people share the same day of birth? By day of birth, I mean so from among the 365 days in a year, it should not be the same day. Like, let's assume that all of them are born in the same year, okay? All of them are born in the same year. So now you have 365 days. And what is the probability that no 2 people share the same day of birth? How will we go about answering this? Before you try to jump to the answer, I would advise you to follow the same strategy that we followed here. What is the sample space? Is the sample space simple? Oh, is the, wait, I should have said, is the sample space? Yeah. What is the sample space? Is the sample space simple? What is the size of the sample space? What is the size of your event? Okay, so let's come back. What is the sample space? First question. How will it look like? So 365 multiplied by 365 minus 1 multiplied by 365 minus 2. This will give me a number, but I am looking for the sample space. I am looking for whole year will be our sample space. Okay, the whole year will be our sample space for 1 person or for all 3 people? All the 3 people. क्योंकि सबकी साल के तो अंदर ही होगी, 365 डेज के अंदर ही बर्थडे होगी. Well, the sample space will probably look like this. The first person was born on day 13. The second person was born on day 257. And the third person was born on the, 59th day. That is one possible outcome. You could have first person born on this day, second person born on this day, third person born on this day. Again, you'll have triples, right? Right? You'll have these triples. The outcome of your experiment will look like a triple, and the whole sample space will be this set of all possible triples. Okay, is S simple? Okay, I didn't clarify this, but let's assume that a person has equal chance of being born on any of the 365 days. Okay? If a person has the same chances of being born on any of the 365 days, then all 3 people have the same chances of being born on any of the 365 days. So all of these triples have the same chance.
all of these triples, all elements of S are equally likely. Therefore, S is a simple sample space. Then we go to the other, then we ask the other question. What is the size of S? So what's the size of S? Hint, multiplication principle. 365 factorial. The first person, in how many ways could he have been born? On how many days? 365. The second person. 365 minus 1. Why 365 minus 1? Because one has gone. The same day share नहीं कर सकते. Well, not in the sample space. Sample space, they can share anything. You're confusing the event with the sample space, right? The third person could have been born on any of these days. By the multiplication principle, the size of the sample space is 365 cube. Right? So let's make the tree. The first person could have been born, the options were 365 days. Assuming that the first person was born on the first day, the second person could have been born on 365 days. So for each of these 365 options for the first person, the second person could have been born on 365 days. Total number of days, total number of ways is 365 into 365. And then for each of these, the third person could have been born on any of those 365 days. So by the multiplication principle, you have 365 into 365 into 365. That's how big your sample space is going to be. How big is your event space going to be? No two people share the same day of birth. The first person can be born on any of those 365 days. If I am forced to make the event A, then I can say, okay, the first person can be born on any of those days. But the second person cannot be born on the same day as the first. So how many days remain? 365 minus 1. 364. And if I am forced to make set A, then the third person cannot be born on how many days? 2 days. 2 days. So the remaining days are 363. So that's the answer. Right. So सर प्लीज रिपीट कीजिएगा. Okay. So the question is that we have 3 people in a room, and I want to compute the probability that no 2 people share the same day of birth. We say that the sample space consists of these triples, where you have the day of birth for the first person, the day of birth for the second person, and the day of birth for the third person. This is one possible outcome. You could have another possible outcome, all of those outcomes will form your sample space. So for example, this is also one option. The first person was born on first day, the second person was born on the first day, and the third person was born on the first day. You could have all kinds of different options. And we assume that a person can be born on any of those 365 days, which means that all of these options are equally likely. So the sample space is simple. If the sample space is simple, we can find the size of the sample space by counting. And when we want to count the size of S, we use the multiplication principle, because
S can be formed in 3 stages. The first stage is you pick the day of birth of the first person. Well, you could do it in 365 ways. The second stage is you pick the day of birth of the second person. Well, you could have chosen 365 days here as well. And then you pick the day of birth of the third person. Well, you could have done that in 365 stages as well. So you have 3 stages. Each stage takes 365 ways. So by the multiplication principle, you multiply 365 into 365 into 365. That's the size of your sample space. And then you look at your event A, your event A says no 2 people can share the same day of birth, which means another way of saying it is all 3 people should have different days of birth. Okay, if I am forced to make this set, then I will say, okay, the first person can be born on any of those 365 days, but the second person cannot be born on the same day. So the second person has only 364 days where he or she can be born. And then the third person will only have 363 days where he or she can be born, because 2 days have been taken by person 1 and person 2. And so you multiply this and you get the size of A, and finally you get the probability of A as 365 into 364 into 363 over 365 cube. If you give me answers in this form, you'll get full marks. I don't care about the final answer, but you have to be careful. Your answer should not be greater than 1 or less than 0. So just verify that the answer is between 0 and 1. Probability lies between 0 and 1. Okay. So that's the answer. Actually, the answer, if you do compute this, it will come out to be 0.9918. Okay. Okay. I think we should end the class here. What remains is so what we'll do next time. Roll number 52 is also present. Just inform the CR, okay? So next time, All right. we covered this, I introduced this concept of combinations. I said that different permutations correspond to the same combination. All right. Next time, we'll continue from here and discuss how you can count combinations. Right. So the 6 different permutations of ABC count as only one combination of ABC. We'll pick on from this idea next time.